हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम टीईटी सीरीज़ के लिए अलग अलग क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग टॉपिक से करते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं टॉप 50 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स को कंबाइन करके एक साथ 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारी सीरीज़ आज से शुरू हो रही है और इसका हमारा पहला सवाल है, देवागमन में कौन सी संधि है। ऑप्शंस हैं दीर्घ, गुण, यण या अयादि। तो यहाँ पे देखिए देवागमन है, देव धन आगमन। क्या हो रहा है, ये देव धन आगमन। तो अधन आ मिल के आपका बड़े आ की मात्रा लगा रहा है, तो ये संधि होगी हमारी दीर्घ संधि। ठीक है, जब भी हमारी बड़ी मात्रा आपको जहाँ दिखेगी ना, बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़ी ऊ की मात्रा, तो वो संधि हो जाती है हमारी दीर्घ संधि। ठीक है, अब इसी का एक और क्वेश्चन बनता है देव्यागमन। ठीक है, पहला क्या है हमारा देवागमन। अगर देव्यागमन होता है ना, तो वो बनता है देवी धन आगमन। ठीक है, वो क्या हो जाता है, देवी धन आगमन, और इसके कंबाइन से बनता है आपका देवयागमन। तो जब आपका ऐसे वाला आ की मात्रा दिखेगा ना, तो वहाँ आपने देखना है कि ई धन आ के संयोग से आ की मात्रा बन रही है, तो य में आ की मात्रा बन रही है, तो वो देव्यागमन हो जाएगा। इसलिए वो संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि। पर यहाँ पे देवागमन है तो उसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपने याद रखनी है। अगला सवाल है, अपवित्र में कौन सा समास है। ऑप्शंस हैं अवयवी भाव, तत्पुरुष, निय या बहुब्रीहि। तो अपवित्र, अपवित्र में जो क्या हो जाएगा आपका, आप यहाँ पे देखोगे कि अ लगा है, तो हम सोचेंगे कि पवित्र में अ लग करके अपवित्र बना है। तो अ किस में लगता है, उपसर्ग लगता है अवयवी भाव में, तो वो अवयवी भाव होगा। पर वो अवयवी भाव ना हो करके ये कौन सा समास हो जाएगा, निय समास। निय समास किसको बोलते हैं, जिस शब्द के पूर्व में निषेधवाचक या नकारात्मक शब्द होता है, जैसे अन, तो वो समास हो जाते हैं निय तत्पुरुष समास। अपवित्र का मतलब है जो पवित्र ना हो। अवयवी भाव में पहला पद अवयव होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है और बहुब्रीहि में कोई अन्य पद प्रधान नहीं होता। अगला सवाल देखते हैं, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शंस हैं पधन इत्र, पोधन इत्र, पौधन इत्र या पाधन इत्र। तो पवित्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोधन इत्र। पोधन इत्र से बनता है पवित्र, जिसको हम बोलते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में ओ और ई के मेल से अवि बनता है, इसलिए ये पवित्र हुआ। अगर पौ हो जाता तो वो पावित्र हो जाता। ठीक है, इसीलिए ये पोधन इत्र आप लोगे। अगला सवाल देखते हैं, द्वीप का सही अर्थ क्या है। ऑप्शंस हैं टापू, हाथी, 2 बार जन्म लेने वाला या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग द्वीप मतलब टापू जानते हैं, लेकिन वो द्वीप कैसे लिखाता है, द्व में बड़ी ई की मात्रा द्वीप होता है जो टापू होता है, और जो द्व में छोटी ई की मात्रा होता है उस द्वीप का मतलब होता है हाथी। ये सवाल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है और पूछा जाता है। इसमें लोग कंफ्यूज होकर के टापू लगा देते हैं या सोचते हैं कि ये गलत लिखा है तो हमको नंबर मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। द्वीप का मतलब होता है हाथी। ठीक है, हाथी अपनी सूंड से और मुंह से पानी पीता है, इसलिए इसको बोला जाता है द्वीप। और द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला, जैसे पक्षी, ब्राह्मण या दांत। अगला सवाल देखते हैं, श्रोता का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शंस हैं श्रोतागण, श्रोताजन, श्रोता वर्ग या श्रोता वृंद। तो श्रोता का बहुवचन होता है श्रोतागण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ वचनों में कुछ शब्दों में बहुवचन के लिए गण, कुछ में वृंद और कुछ में जन जोड़ा जाता है। सम्मान सूचक जो शब्द रहते हैं उसमें हम लोग गण का उपयोग करते हैं, जैसे जन है तो जन के साथ किसके साथ जुड़ता है, भक्त जन, गुरु जन। इसमें लगता है वृंद, जो लगता है मुनि और पक्षी के साथ लगता है, और वर्ग जो लगता है वो पाठक के साथ लगता है। अगला सवाल देखते हैं, अधोगति में कौन सी संधि है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग या अयादि। तो अधोगति का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हम लिखते हैं अधः धन गति। तो अधः हो गया मतलब विसर्ग आ गया, तो ये संधि होती है विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सरोज का सही संधि विच्छेद क्या है। सर धन ओज, सरह धन ज, सरो धन ज या सरह धन ओज। तो सरोज का सही संधि विच्छेद है सरह धन ज। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सरह है मतलब अह की मात्रा विसर्ग हो गया, तो वो हो जाएगा विसर्ग संधि। सरह मतलब होता है तालाब और
ज का मतलब है जन्म लेने वाला, तो तालाब में जन्म लेने वाला क्या है? कमल। विसर्ग ओ में बदल गया है, बाकी तीनों विकल्प के अनुसार शुद्ध शब्द सरोज नहीं बनेगा। अगला सवाल है वाल्मीकि शब्द में कौन सा प्रत्यय है? छोटी ई, बड़ी ई, इक या इ? तो वाल्मीकि जो शब्द है वो वाल्मीक मूल शब्द होता है और उसमें ई प्रत्यय लगा करके वाल्मीकि बना है। अब ई कौन सी ई हो जाएगी? तो यहाँ पे देख रहे हैं छोटी ई है, तो छोटी ई आपका प्रत्यय लगेगा। ठीक है, वाल्मीकि जब शब्द होता है तो संतानवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है वाल्मीकि। अगला सवाल देखते हैं, मन के लड्डू खाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? कंजूस होना, हार जाना, कोरी कल्पनाएं करना या खुश होना? तो क्या बोला जा रहा है? मन के लड्डू खाना मतलब अपने मन में लड्डू बना के खा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? हम कल्पना कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ कल्पनाओं में खोए रहना या ऐसी उम्मीद करना जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। कंजूस होने के लिए है मक्खी चूस होना, हार जाने के लिए है दांत खट्टे होना और खुश होने के लिए है फूले ना समाना। अगला सवाल देखते हैं, सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि, यण, गुण या दीर्घ? तो आपको याद होगा संधि वाले चैप्टर में जब आप जाओगे तो जहाँ पे आपको दो मात्रा दिख जाए ए की या ओ की, तो वो संधि हो जाती है वृद्धि संधि। तो सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदा धन एव के मेल से बनता है सदैव, और जब आ और ए के मेल होता है तो ए की मात्रा बदल जाती है, जिसको हम लोग वृद्धि संधि बोलते हैं। और गुण संधि में ए बनता है और वृद्धि में ए और ओ बनता है। अगला सवाल है, खोपड़ी का तत्सम शब्द क्या है? कपाल, खरपर या खोपड़ा? तो खोपड़ी का जो तत्सम शब्द है वो है खरपर, जो ऐसा लिखाता है जैसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। ठीक है, खरपर संस्कृत का मूल शब्द है जिसमें अपभ्रंश होकर हिंदी में खोपड़ी या खप्पर शब्द बना है। कपाल जो है वो माथे या सिर के ऊपरी भाग को कहते हैं और खोपड़ी का जो सेटिंग तत्सम शब्द है वो है खरपर। अगला सवाल है, वो स्वतः ही जान जाएगा में वह क्या है? निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या प्रश्नवाचक? तो वो स्वतः ही जान जाएगा में वह जो है वो सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है? तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी तीसरे व्यक्ति के लिए यूज हुआ है इसलिए ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। स्वतः जो है वो निजवाचक है और प्रश्न में वह बोला जा रहा है तो निश्चयवाचक संकेत करता है और प्रश्नवाचक प्रश्न पूछता है। अगला सवाल है, बतख का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या नपुंसकलिंग? तो बतख देखिए हम क्या बोलते हैं, बतख तैरती है, बतख अंडा देती है ना, तो वो क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बतख जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। इसका जब पुल्लिंग बनाना रहेगा तो आप उसमें लिखेंगे नर बतख। ठीक है, हिंदी व्याकरण में बतख शब्द को स्त्रीलिंग में रखा जाता है, पुल्लिंग के लिए नर बतख का उपयोग किया जाता है। पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का, उभयलिंग जो दोनों शब्दों के लिए समान रहते हैं जैसे डॉक्टर। अगला सवाल है, मालिक ने काम करवाया, ये कौन सी क्रिया है? ऑप्शन हैं पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु या तात्कालिक। तो मालिक ने काम खुद नहीं किया है, उसने क्या किया है? करवाया है। करवाया है मतलब काम करने के लिए प्रेरणा दी है, तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कर्ता खुद काम ना करके किसी को दूसरे को काम करने की प्रेरणा देता है या उससे करवाता है तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कैसी होती है कि एक क्रिया खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है, जैसे पढ़कर सोया, पढ़ा फिर सो गया, तो ये पूर्वकालिक है। और नाम धातु क्या है? संज्ञा या विशेषण से बनती, जैसे बतियाना। अगला सवाल देखते हैं, लोकप्रिय में कौन सा समास है? ऑप्शंस हैं तत्पुरुष, कर्मधारय, अवयवी भाव या द्वंद्व। तो लोकप्रिय मतलब लोक में प्रिय। लोक में प्रिय है जहाँ पर विभक्ति का लोप हो गया, में विभक्ति का, तो जहाँ विभक्ति का लोप होता है वो कौन सी समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो लोकप्रिय में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है और अवयवी भाव में पहला पद अवयव होता है और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला सवाल है, अन्य अन्य का सही अर्थ क्या है? अन्य अन्य का सही अर्थ क्या होता है? परस्पर, दूसरा दूसरा, आश्रित या सब। तो अन्य अन्य का सही अर्थ है परस्पर, एक दूसरे को अन्य अन्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्योन्य, अन्योन्य का विच्छेद है अन्य धन्य अन्य और
और इसका उपयोग होता है आपसी संबंध या एक दूसरे के साथ परस्पर दिखाने के लिए। दूसरा जो है वो सामान्य पुनरुक्ति है और परस्पर इसका व्याकरणिक और सटीक अर्थ है। अगला सवाल है, अणा किस प्रकार की ध्वनि है? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या ओष्ठ? तो अणा जो है वो ट वर्ग में आती है और ट वर्ग किस में आता है? मूर्धा में आता है, तो ये मूर्धन्य ध्वनि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। कंठ में क वर्ग आता है, तालव्य में च वर्ग आता है और ओष्ठ जो है वो प वर्ग की ध्वनियाँ है। अगला सवाल है, शेरशाह सूरी एक बहादुर बादशाह था, ये वाक्य कैसा है? मिश्रित, संयुक्त, विधानवाचक या विस्मयादि बोधक? तो शेरशाह सूरी एक बहादुर बादशाह था, ये वाक्य कैसा मिल रहा है आपको? नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें कुछ मिश्रित तो है नहीं, तो मिश्रित नहीं होगा। संयुक्त भी नहीं है क्योंकि वो और इससे जुड़ा रहता है, तो दो वाक्य जुड़ेंगे तब बनेगा, पर यहाँ पे कोई दो वाक्य नहीं है तो संयुक्त भी नहीं होगा। विस्मयादि बोधक में क्या होता है? जहाँ पे आपको किसी चीज़ में आश्चर्य दिलाया जाता है, तो वो भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? विधानवाचक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। जिस वाक्य में किसी बात या काम के सामान्य होने का बोध हो उसको विधानवाचक या सरल सकारात्मक वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य होता है और संयुक्त में दो स्वतंत्र वाक्य जुड़े होते हैं। अगला सवाल है, अनआहूत का क्या अर्थ है? जिसे बुलाया गया हो, ना बुलाया गया हो, जो बिना बुलाए आया हो या मेहमान? तो अनआहूत का मतलब होता है जिसको बुलाया नहीं जाता उसको अनआहूत बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहूत का मतलब है जिसको बुलाया गया हो और अनआहूत का मतलब है जिसको बुलाया ना गया हो। जो बिना बुलाए आता है उसको अतिथि या अभ्यागत संदर्भ में देखा जाता है, लेकिन अनाहूत जो है वो विशेष रूप से बुलावे के अभाव को दर्शाता है, मतलब आपने बुलाया ही नहीं। अगला सवाल है, सुषमा बीमार होने के कारण स्कूल नहीं गई, ये कौन सा वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? तो सुषमा बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? एक प्रधान वाक्य है कि सुषमा बीमार थी और उसके बाद वो स्कूल नहीं गई, इसीलिए ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य है। इस वाक्य में एक ही मुख्य उद्देश्य सुषमा और एक ही मुख्य विधेय है, लेकिन इसमें कारण शब्द का प्रयोग है तो एक स्वतंत्र विचार व्यक्त कर रहा है। यदि सुषमा बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं गई ऐसा लिखते तो संयुक्त वाक्य होता, पर बीमार होने के कारण स्कूल नहीं गई तो ये आपका हो जाएगा सरल वाक्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो प्रेरणार्थक क्रिया हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि कोई व्यक्ति कोई कार्य किसी और से करवाता है। तो यहाँ पे 4 सेंटेंस है। मुकेश खाना पकवाता है, घोड़ा सड़क पर खड़ा है, माधुरी पुस्तक पढ़ती है और पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो यहाँ पे जो घोड़ा, माधुरी और पुलिस है, इन लोगों ने अपना काम खुद किया है, तो ये तीनों तो प्रेरणार्थक में नहीं आएंगे। पर मुकेश खाना पकवाता है, पकाता नहीं है, दूसरे से पकवा रहा है, तो ये हो जाएगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शंस हैं राक धन ईश, राक धन ईश, राका धन ईश या राका धन ईश। तो आप देखिए राकेश जो बनता है वो बनता है राका धन ईश से, तो राक वाला तो दोनों गलत हो जाएगा। अब राका धन ईश में भी कौन सा ईश होता है, छोटी ई या बड़ी ई? तो बड़ी ई होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जहाँ पे गुण स्वर संधि का उदाहरण है राका धन ईश, जो बना रहा है राकेश। राकेश जो है वो चंद्रमा कहलाता है, राका मतलब रात, तो रात का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, तो राकेश जो हो जाएगा आपका राका धन ईश। ठीक है, राक कोई सार्थक शब्द नहीं है इसलिए राक से नहीं बनता, राका से बनता है। अगला सवाल है, साकेत किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या महादेवी वर्मा? तो साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि कहलाते हैं। उनको उनकी रचना भारत भारती के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो साकेत जो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का एक महाकाव्य है जिसमें मुख्य रूप से लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का वर्णन है। जयशंकर प्रसाद कामायनी के लिए, सुमित्रानंदन पंत जो है वो प्रकृति चित्रण के लिए और महादेवी वर्मा यामा के लिए प्रसिद्ध है।
अगला सवाल है, ढोल का पोल मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है, उत्कर्ष का समय समाप्त होना, अधिक मजाक बुरा होता है, विपत्ति में बुद्धि का काम ना आना, या केवल दिखावा करना, अंदर से खोखला होना। तो ढोल का पोल मुहावरे का सही अर्थ है केवल दिखावा करना, अंदर से खोखला होना। ठीक है। इस मुहावरे का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु बाहर से बहुत प्रभावशाली दिखे लेकिन वास्तव में उसमें कोई गुण या सच्चाई ना हो। विकल्प ए इतिश्री के करीब है और विकल्प सी जो है वो हाथ पांव फूलने की स्थिति को दर्शाता है। अगला सवाल है, पित्रादेश में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या अयादि संधि? तो यहाँ पे आप आ की मात्रा देख के कंफ्यूज नहीं होंगे। पित्रादेश जो है वो बनता कैसे है? पितृ धन आदेश। ठीक है। और दीर्घ संधि कब होता है? दीर्घ संधि होता है जब अ और आ आपस में मिलते हैं। अनार और आम या आम और आम आपस में मिलके आ की मात्रा बनाएंगे तो आपका दीर्घ संधि होगा। यहाँ पे री है और अ है, ये मिलके अर का साउंड बना रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो वो संधि होती है यण संधि। इसीलिए पितृधन आदेश जो है वो यण संधि है। दीर्घ संधि में सजातीय स्वर मिलते हैं, री और आ का जो है वो अलग अलग मेल है, इसलिए ये यण संधि है। अगला सवाल है, प्रत्यांग में कौन सा समास है? द्विगु, अवयवी भाव, द्वंद्व या तत्पुरुष? तो प्रत्यांग जब आप लिखोगे तो कैसा लिखोगे? प्रति धन आंग, ये मिलके बनाएगा प्रत्यांग। तो आंग में प्रति उपसर्ग लगा है और उपसर्ग किस में लगता है? अवयवी भाव में। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्यांग का विग्रह होता है अंग, अंग या प्रत्येक अंग, जिसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है और जिस समास में पहला पद अवयव हो वो होता है अवयवी भाव समास। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शंस हैं लवण्य, नून, लवंग या नमक। तो लवण का तद्भव रूप हम नॉर्मली देखेंगे तो हम सोचेंगे कि शायद नमक है, पर नमक जो है वो एक फारसी शब्द है, तो नमक ना होकर के लवण का तद्भव रूप है नून। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लवण तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप है नून या लोन। ग्रामीण क्षेत्रों में नमक को नून बोला जाता है। नमक जो है वो फारसी शब्द है और लवंग जो है वो लौंग का तत्सम है। अगला सवाल देखते हैं, अग्रगामी का विलोम शब्द क्या होता है? तो अग्रगामी मतलब आगे की तरफ बढ़ने वाला, तो उसका विलोम होता है पश्चगामी, पीछे की तरफ बढ़ने वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगामी का मतलब होता है साथ चलने वाला। ठीक है। अगला सवाल है, दिग्गज में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या यण? तो दिग्गज जो होता है वो होता है दिक धन गज। तो जहाँ पे दो व्यंजन का मेल होता है वहाँ होती है व्यंजन संधि। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मिष्ठान्न शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो मिष्ठान्न शब्द की जो शुद्ध वर्तनी है वो है मिष्ठान्न। ऑप्शन नंबर सी, आधा ना फिर पूरा ना। शुद्ध शब्द मिष्ट धन अन्न, मतलब मीठा अनाज से मिलके बनता है मिष्ठान्न। हम नॉर्मली मिष्ठान बोल देते हैं पर मिष्ठान नहीं होता, वो होता है मिष्ठान्न। अगला सवाल देखते हैं, दामिनी किसका पर्यायवाची है? नदी, बिजली, बादल या वर्षा? तो दामिनी पर्यायवाची है बिजली का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके और पर्यायवाची में आएंगे चपला, तड़ित, सौदामिनी और विद्युत। नदी को सरिता, बादल को मेघ और वर्षा को पावस या वृष्टि कहा जाता है। अगला सवाल है, वसुंधरा में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, मानवीकरण या अनुप्रास? तो वसुंधरा जो है इसमें मानवीकरण अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब जड़ या प्रकृति जैसे पृथ्वी या वसुंधरा पर मानवीय चेष्टाओं या व्यवहारों का आरोप होता है तो वहाँ मानवीकरण होता है। उदाहरण के लिए हस्ती है वसुंधरा, इसमें तुलना होती है तो इसमें आपका मानवीकरण अलंकार होता है। अगला सवाल है, तरणी और तरणी इसका सही अर्थ युग्म चुनिए। ये सवाल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, तरणी और तरणी। ठीक है। तो त र ण में छोटी की मात्रा जो तरणी होता है इसको आप क्या बोलते हैं, और अण में बड़ी की मात्रा जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो तरणी जो रहता है वो होता है सूर्य और तरणी जो होती है वो होती है युवती। ठीक है। तो छोटी ई की मात्रा सूर्य और बड़ी ई की मात्रा युवती। हिंदी शब्द युग्मों में मात्राओं का विशेष महत्व होता है। जैसे हमने द्वीप और द्वीप देखा, तो द्वीप मतलब हाथी और द्वीप मतलब क्या हो जाता है आपका टापू। वैसे ही तरणी और तरणी, तरणी छोटी ई की मात्रा का मतलब सूर्य और बड़ी ई की मात्रा का मतलब नाव। ठीक है। विकल्प के आधार पे हम देखेंगे तो बी नंबर में भी वही है, सूर्य और नाव। सॉरी, ए नंबर में भी नाव और सूर्य है, पर
आपको क्या याद रखना है कि सूर्य जो रहता है वो छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा हो जाता है युवती। अगला सवाल है रतिपति का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो रतिपति जो है वो रति के पति को बोला जाता है। और रति के पति कौन है? ऑप्शन है निशाचर, जगदीश, पंचसर या अलकापुरी। तो रति के पति है पंचसर, कामदेव। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामदेव का नाम है रतिपति। पंचसर भी कामदेव का ही पर्यायवाची है क्योंकि उसके 5 बाण उनके पास माने गए हैं, 5 सर माने गए हैं। इनके दूसरे नाम में आता है अनंग, मनोज और कंदर्प। निशाचर बोला जाता है राक्षस को, जगदीश बोला जाता है भगवान विष्णु को और अलकापुरी बोला जाता है कुबेर की नगरी को। अगला सवाल है शार्दुल और मतंग किसके पर्यायवाची है? ऑप्शन है हाथी और शेर, शेर और बाघ, शेर और हाथी या बाघ और गधा। तो शार्दुल और मतंग, तो शार्दुल बोला जाता है शेर को और मतंग बोला जाता है हाथी को। तो यहाँ पे ए और सी दोनों में शेर और हाथी दिया है पर क्रम अलग अलग है। तो किसको शेर और किसको हाथी बोलेंगे? तो शार्दुल बोलेंगे शेर को और मतंग बोलेंगे हाथी को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो अनल बोला जाता है अग्नि को और अनिल बोला जाता है हवा को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए नंबर में फिर देखेंगे उल्टा क्रम दिया है तो आपको क्रम भी ध्यान में रखना है क्योंकि वो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो अग्नि और वायु। अगला सवाल देखते हैं ओज का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ओज का मतलब क्या होता है? क्षुद्रता, शपथ, वैभव या दीप्ति। तो ओज का सही पर्यायवाची है दीप्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है तेज, शक्ति, चमक या कांति और दीप्ति का मतलब भी चमक या प्रकाश होता है, इसलिए ओज का सही समानार्थी हो जाएगा दीप्ति। क्षुद्रता का मतलब होता है नीचता या छोटापन, शपथ का मतलब होता है कसम और वैभव का मतलब होता है ऐश्वर्य या धन संपत्ति। अगला सवाल है अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या आसन्न भूतकाल। तो अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, ये है सामान्य भूतकाल। जिस क्रिया से भूतकाल में काम होने का बोध हो लेकिन किसी विशेष समय मतलब अभी अभी या बहुत पहले का ज्ञान नहीं हो तो उसको बोला जाता है सामान्य भूतकाल। यहाँ गई पर समाप्त हो रही है क्रिया, इसलिए ये क्या होगा? सामान्य भूतकाल। और हो गई थी अगर होता तो वो होता पूर्ण भूतकाल और हो रही थी होता तो वो होता अपूर्ण भूतकाल। और आसन्न में क्या यूज़ होता? हो गई है। अगला सवाल देखते हैं यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। ये किस प्रकार का काल है? संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या सामान्य भविष्यकाल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर मैं ट्रेन समय पर स्टेशन पहुँचता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती। तो ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता। तो जहाँ पे कारण और आपका लास्ट में रिजल्ट दोनों दिया है तो वो क्या कहलाता है? आपका हेतुमत भूतकाल। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरी पर आश्रित हो, मतलब कारण और कार्य का संबंध हो कि अगर एक काम होता तो एक नहीं होता, वहाँ पे होता है हेतुमत भूतकाल। यहाँ स्टेशन पहुँचना और गाड़ी का छूटना एक दूसरे पर निर्भर है। संदिग्ध में पहुँचा होगा अगर ऐसी अनिश्चितता होती और अपूर्ण में अगर क्रिया जारी रहती। अगला सवाल है राम ने खाना खाया होगा। इस वाक्य में कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल या सामान्य भूतकाल। तो यहाँ पे हम बोल रहे खाना खाया होगा, उसने खा लिया होगा, पर इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो होगा मतलब हो चुका भूतकाल है, पर कौन सा है? कन्फ्यूज़न है, इसलिए वो संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खाया बीता हुआ समय है, होगा, ठीक है, इसका प्रयोग संदेह पैदा कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लग रहा है? संदिग्ध भूतकाल। वर्तमान काल में होता तो खा रहा होगा ऐसा होता या खाता होगा। अगला सवाल है बच्ची रो रही थी। इस वाक्य को भविष्य काल में बदलने पर क्या होगा? बच्ची रोती होगी, रो रही होगी, रोएगी या रो रही थी। तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिया? बच्ची रो रही थी, मतलब वो रो रही थी, रोने का काम उसने किया है, तो भविष्य काल में रोने का काम होगा ही होगा। इसमें अंदेशा लगाने की कोई बात नहीं है। तो जिसमें अंदेशा लगाने वाला होगा उसको आपने कट करना है। तो यहाँ पे दिया है बच्ची रोती होगी, अंदेशा लगा रहे हैं, कट। बच्ची रो रही होगी, अंदेशा लगा रहे हैं, कट। बच्ची रोएगी, हाँ वो अगर रोई थी तो रोएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ क्या हो रहा है, सामान्य भविष्यकाल में क्रिया में आने वाले समय में होने का बोध होता है, रो रही थी अपूर्ण का भूत, अपूर्ण भूत का सीधा भविष्यकाल रोएगी, ऐसा होगा। ठीक है, भविष्य का निरंतर रूप रो रही होगी, मतलब संभाव्य है, आपने सोचना नहीं है, वो रियल में रोएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मेरी जेब में 10 रुपये है, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त है? संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल? तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मेरी जेब में 10 रुपये है, तो है मतलब वर्तमान काल है। अब वर्तमान काल में संदिग्ध है क्या? ऐसा तो नहीं कि शायद है बोल रहा है तो संदिग्ध होगा नहीं। अब है तो अपूर्ण वर्ड भी नहीं होगा। अब सामान्य और पूर्ण में से देखिए, सामान्य जो रेगुलर सेंटेंस में बात होती है, तो यहाँ रेगुलर तो नहीं है कि 10 रुपये है, ज़रूरी नहीं है हर बार 10 ही रुपये होंगे, कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये सामान्य भी नहीं है। ये कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वर्तमान में स्थिति है और पूरी तरह निश्चित है। सामान्य वर्तमान रहता है तो वो ता है, ती है, ऐसा प्रयोग होता है, जैसे मैं रुपए रखता हूँ। अगला सवाल है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने के संदेह का बोध हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल या सामान्य वर्तमान काल। तो जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह है तो वो संदिग्ध हो जाएगा, और वर्तमान है तो वर्तमान काल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल, जैसे वो पढ़ता होगा। संभाव्य में हम केवल संभावना करते हैं कि शायद वो पढ़े, ठीक है, जबकि संदिग्ध में क्रिया के साथ संदेह जुड़ा होता है कि क्रिया भी हो रही है और आपको शायद वहाँ पे आपको कंफर्म भी नहीं है, तो ऐसा हो रहा होगा, ऐसा बोलोगे। ठीक है, तो ये अगला सवाल है, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, इस वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य भविष्यकाल, हेतुमत भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल या अपूर्ण भविष्यकाल? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, मतलब करेंगे आपको कंफर्म बताया जा रहा है, तो भविष्यकाल है, और कंफर्म है तो ये सामान्य भविष्य काल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस क्रिया से आने वाले समय में काम के होने की सामान्य सूचना मिलती है उसको सामान्य भविष्यकाल बोलते हैं। यहाँ करेंगे भविष्य की सामान्य योजना को दर्शा रहा है, इसलिए ये होगा। और अगर आपको वहाँ पे शायद या हो सकता है ऐसा बोलते तो वहाँ पे क्या हो जाता, आपका संभाव्य और हेतुवद में जो हमने पढ़ा था कि कारण की वजह से आपका काम चेंज हो सकता है, तो वो हेतुमत दो क्रियाओं के साथ जुड़ा रहता है। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, यू कैन हिट द लाइक बटन, कमेंट करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या वीडियो से रिलेटेड सजेशन हो, अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं और मेरे काम को और प्रमोट करना चाहते हैं, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड मुझे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।